आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन का क्या क्या प्रकार होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। एक्चुअली ये हमें पढ़ने के लिए जो है क्यों जरूरत पड़ गया, तो इस टॉपिक का संबंध जो है पिछले क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, जिसमें कि जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक भाग से दूसरे भाग में मूव करते हैं। यानी कि जो है आप लोगों को बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर से उसके बाहर की तरफ में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर की तरफ में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन या फिर ओस्मोसिस। ये तो आप लोगों ने समझ लिया था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ का कंसंट्रेशन कुछ अलग है और बाहर का कंसंट्रेशन कुछ अलग है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, या फिर जो अगर मान लो दोनों बराबर ही रहता है, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉल्यूशन जो है अलग अलग प्रकार का होता है। और यही कारण है कि डिफ्यूजन या फिर ओस्मोसिस हो पा रहा है। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों को आज मतलब सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखो, सॉल्यूशन के जो है उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप होता है। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखते हैं कि ये तीनों क्या होता है। देखो, जब बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो इसमें आप लोग वर्ड देख पा रहे हो हाइपर। और हाइपर का मतलब क्या हो गया? हाइपर का मतलब ज्यादा, मतलब मोर, मच, टू मच। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है मोर। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसो का। तो आइसो का मतलब आपका जो है इक्वल होता है, यानी कि सेम हो गया। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ सेम। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग हाइपोटोनिक का, तो हाइपोटोनिक में आप लोग देख सकते हो वर्ड हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हो गया? हाइपो का मतलब आपका जो है लेस हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये तीन टर्म अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेफिनेशन इसका याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। टॉनिक का मतलब आप लोग ध्यान रखो कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, CON मैंने लिख दिया, शॉर्ट में आप लोग समझ जाना। तो अब हाइपर टॉनिक का डेफिनेशन क्या बन रहा है? देखो, ये आप लोग डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आप लोगों को रेड कलर का कुछ दिख रहा है। तो ये जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ना, ये एक सेल हो गया। ओके, मान लो कि ये जो है एक आरबीसी। ओके, और इसके बाहर में जो है आप लोगों को कुछ फ्लूइड दिख रहा है, तो उसका एक्सटर्नल सराउंडिंग हो गया। ये जो ब्लैक में दिखा रहा है ये एक्सटर्नल सराउंडिंग, और जो मैंने यहाँ पर घेरा लगाया हुआ है ये मान लो कि मेम्ब्रेन है और उसके अंदर में साइटोप्लाज्म है। तो अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका सेल के बाहर का जो हिस्सा है, ये वाला काला वाला, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसका जो है कंसंट्रेशन हाई होता है। और कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सॉल्यूट जो पार्टिकल, जिसको कि मैं SLT लिख दे रहा हूँ, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये ज्यादा होंगे, जबकि जस्ट इसका अपोजिट सॉल्वेंट, अगर यानी जिसको हम S भी लिख दे रहा हूं मैं, तो ये जो है सॉल्वेंट पार्टिकल ये कम रहेंगे। ठीक है, अब देखो बाहर में सॉल्वेंट कम है, जैसे कि वाटर की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे वाटर जो है एग्जाम्पल में एक सॉल्वेंट होता है, तो पानी अगर बाहर में ज्यादा कम है और अंदर में ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ में पानी निकलेगा। और जब अंदर से बाहर की तरफ में पानी निकलेगा तो ये जो आपका सेल है ये क्या होगा? ये जो है आपका सिकुड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि वैसे शुरू शुरू में देखा जाएगा तो जिस तरीके से आप लोग आइसोटोनिक में देख रहे हो सेल, वैसा ही सेल आपका जो है सर्कुलर एस्फेरिकल होगा, वो डिस्क जैसा। बट बाद में क्या हो गया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से क्या हो गया कि वो जो है उसके अंदर में जो आपका लिक्विड है, यानी कि सॉल्वेंट है, वो बाहर में निकल गया और इस तरीके से जो है ये आपका सिकुड़ गया। तो ये हो गया हाइपरटोनिक में, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है आपका जो है कि इसका जो प्लाज्मा है वो सिकुड़ गया। ठीक है, मतलब प्लाज्मा कहने का मतलब उसके अंदर का जो लिक्विड है वो सिकुड़ गया, यानी कि पूरा का पूरा सेल ही सिकुड़ गया। तो यहाँ पर ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। देख सकते हो नीचे में भी आप लोगों को इंडिकेट किया गया है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर से पानी, यानी कि जो कि एक सॉल्वेंट है, ये बाहर निकलता है।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पहले ही बताया गया कि सेम कंसंट्रेशन, तो जितना ये जो ब्लैक वाला है इसका कंसंट्रेशन होगा, यानी कि बाहर में जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही अंदर वाली यानी कि रेड वाले में भी कंसंट्रेशन होगा। अब दोनों में सेम सेम कंसंट्रेशन है तो इसको इससे क्या होगा, देखो जितना पानी सेल के अंदर से रेड वाले पार्ट्स में बाहर की तरफ में यानी कि ब्लैक वाले पार्ट में निकल के जाएगा, उतना ही पानी का भाग क्या होगा कि ब्लैक वाले यानी कि बाहर से अंदर की तरफ यानी कि रेड वाले जोन में यानी कि हिस्से में जो है आपका पानी आएगा। तो जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल ना तो फूलेगा और ना ही सिकुड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसका शेप जो है वो अनचेंज रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो हाइपोटोनिक में मैंने पहले बताया था, हाइपो का मतलब लेस और टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका बाहर में जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। अब कंसंट्रेशन कम होने का मतलब बातों को समझो, कंसंट्रेशन कम इसका मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा, और सॉल्यूट पार्टिकल सॉरी 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 उल्टा हो गया था, एक सेकंड वेट करो, एक मिनट। हाँ चलो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि लेस, और लेस का मतलब समझा रहा था कि बाहर में क्या होगा, कंसंट्रेशन लेस होगा। अब जब कंसंट्रेशन लेस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उन वो भी कम मात्रा में होंगे। जब वो कम मात्रा में होंगे इसका मतलब हो गया कि उसमें जो है सॉल्वेंट, जिसको कि हम लोग एस भी लिख रहे हैं, तो एस भी यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब ध्यान दो कि बाहर में यानी काले वाले भाग में सॉल्वेंट ज्यादा है तो क्या होगा, यानी कि पानी ज्यादा है तो क्या होगा, वो जो है आपका अंदर की तरफ में यानी कि रेड वाले भाग में आएगा, यानी कि इंटर करेगा। जब सेल के अंदर में इंटर करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है आपका स्वेलो अप होगा यानी कि फूलेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सॉल्यूशन जब हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, तो उस कंडीशन में कब सेल जो है आपका सिकुड़ता है, कब अनचेंज रहता है, कब फैलता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके डेफिनेशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने डायग्राम में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा दिया, बट एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो डेफिनेशन में बताएंगे, when the concentration of the solution outside the cell is equal to the concentration of cytoplasm of the cell, it is called as isotonic solution। यानी कि यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि जब सॉल्यूशन के सॉरी सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए यानी कि बराबर रहे, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो आपका जितना लिक्विड बाहर से अंदर आता है उतना ही सॉल्वेंट जो आपका अंदर से बाहर जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सेल होते हैं यानी कि जो आपका सेल है वो जो है आपका अनचेंज रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और इसमें क्या चीजें होती हैं। देखो when the concentration of the solution outside the cell is more than the inside the cell, it is called as hypertonic solution। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल के बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर से ज्यादा रहे तो फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो सेल होता है वो पानी को लॉस करता है, और जब पानी को वो लॉस करेगा यानी कि सॉल्वेंट को लॉस करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सिकुड़ेगा, और सेल के सिकुड़ने को ही तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको रिवीजन सही से हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, अगला जो है आपका टाइप सॉल्यूशन का, तो वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, देखो हाइपोटोनिक का हम लोग डेफिनेशन बताएंगे कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, it is called as hypotonic solution, and due to hypotonic solution swells up and burst। तो मैंने यहाँ पे यही समझाया है कि जब
सॉल्यूशन जो सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से कम रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल है वो आपका जो है स्वेलो होगा, यानी कि जो आपका फूलेगा, और फिर क्या होगा कि अगर ज्यादा मात्रा में फूल जाता है तो वो आपका जो है फट जाएगा। तो अभी तक आपने जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेल वॉल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। देखो वैसे तो सेल वॉल आप लोग जानते हो कि प्लांट सेल जो होते हैं उनमें दो दो कवर पाया जाता है। एक तो नॉर्मली जितने भी सेल होते हैं उन सभी में जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी प्लांट सेल के अंदर में एक और लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये जो है एनिमल में नहीं पाया जाता है। अगर बात करेंगे सेल वॉल क्या होता है, देखो सेल वॉल जो होता है वो एक रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल होता है। और बात करें ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो है आपका सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, यानी कि सेल्यूलोज जो कि आपका जो है पॉलीसेक्राइड है उससे, और सेल्यूलोज के कंपैरिजन में सिंपल जो है सॉरी जो देखो सेल्यूलोज जो है आपका एक काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जो है आपका लंबा चैन ऑफ पॉलीसेक्राइड हो गया, तो उससे सिंपल पॉलीसेक्राइड जो कि आपका जो है हेमिस सेल्यूलोज कहा जाता है, इन दोनों ही प्रकार के सेल्यूलोज से मिलकर के ये बना होता है। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। सेल वॉल जो होता है सॉरी दो ठो जो एडजेसेंट सेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जो है एक लेयर से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेली। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को जो है मिडिल लैमेली दिखा देता हूँ। इसके अंदर में आप लोग जो है मिडिल लैमेली देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो है आप लोगों को मिडिल लैमेली दिख रहा होगा, एक सेकेंड वेट करो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो आप लोगों को मिडिल लैमेली दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है जो एक जो मैं काला कलर से दिखा रहा हूँ ना, ये जो है आपका मिडिल लैमेली होगा। चलो इधर से भी देख लो, ये काला कलर का जो मैं बना रहा हूँ, या फिर पहले से ऑरेंज या फिर थोड़ा सा पीला कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है मिडिल लैमेली है। तो ये जो आपका सिंगुलर में उसको जो है मिडिल लैमेला बोलेंगे। तो ये जो मिडिल लैमेली है या फिर लैमेला जो भी बोलो, तो ये देख रहे हो कि एक इधर की तरफ से ग्रीन कलर का है, एक इधर से ग्रीन कलर का है, ये जो आपका सेल वॉल हो गया। तो दो तो जो सेल वॉल होता है एडजेसेंट सेल वॉल होता है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है मिडिल लैमेली से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक सेकेंड, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? ओके, सो कुछ दिक्कत आ रहा था, ओके हो गया। चलो तो एक सेकेंड, चलो तो आपने देख लिया स्ट्रक्चर कि प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं, प्लांट सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं और एक दूसरे से वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो किन से मिलकर बने होते हैं और एनिमल में नहीं पाया जाता, ये सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक का। देखिए तो देखो इसका पहला काम का बात करूं मैं सेल वॉल का, तो वही काम है जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन का था, यानी कि सेल का शेप एक तैयार करना, ये काम है आपका सेल वॉल का। सेल वॉल जो है वो आपका सेल का जो है एक शेप देता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे अगर सेल वॉल नहीं रहता तो फिर इस सेल का कैसा शेप होता है, आप लोग इमेजिन भी कर पा रहे हो, करके देखो। दूसरा चलो मैं बात करता हूँ काम का। दूसरा काम ये है सेल वॉल का कि ये जो है सेल को शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। एंड थर्ड ये है कि चूंकि ये परमिएबल होता है, तो इस वजह से अपने से होकर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स को एंट्री के लिए अलाउ करता है, यानी प्रवेश करने के लिए जो है वो परमिट करता है, अलाउ करता है। तो ये तीसरा इसका काम हो गया। और चौथा अगर मैं काम का बात करूं, तो चूंकि इसके अंदर में जो है रिपेयर और रीजनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिपेयर एंड रीजनरेशन का भी काम करता है। चलिए तो आपने जो है अभी तक देखा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन वगैरह। अब हमारा अगला टॉपिक होगा न्यूक्लियस। तो सिंपल में न्यूक्लियस जो है, वैसे बता दूं कि सेल का जो है एनिमल सेल के अंदर में सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, बट ये जो है प्लांट के अंदर में ये पेरिफेरल पार्ट में भी हो सकता है, मतलब होता ही है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो देखो ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका जो है इसके चारों तरफ में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि आपका बाई लेयर होता है, दो दो इसके जो है मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच बीच में क्या होता है कि इसमें पोर होते हैं, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर जो एक छिद्र है, पोर है, तो एक पोर हो गया, दूसरा पोर हो गया, तीसरा पोर हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत सारे पोर होते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं न्यूक्लियर
पोर, ठीक है। और इसके बीच में अगर देखा जाए तो इसमें बीच में जो है आपका कुछ फ्लूइड भर रहता है, और फ्लूइड के अलावा जो है इसमें बहुत सारे फाइब्रस बहुत सारे जो है आपके धागेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क। और सेंट्रल पार्ट में देखेंगे तो एक जो है आपका एक और इसमें जो है गाढ़ा कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर इसको मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा अगर जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल के अंदर में जो सबसे सॉरी जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है सेल के अंदर में जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं उन सभी को डायरेक्ट करता है, यानी कि दिशा निर्देश से प्रोवाइड करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो कंट्रोल करता है। किसी भी कोशिका के यानी कि सेल के अंदर में होने वाली सारी गतिविधियों को एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस। यही तो कारण है कि उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल या फिर हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। सेल का डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 यानी 1831 में किया हुआ था। देखो ये जो सेल न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक अगर सेल का बात करेंगे तो उसमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो न्यूक्लियस होता है उसका मैंने अभी भी बताया था कि इसके चारों तरफ जो है आपका डबल लेयर्ड कवरिंग पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था आप लोगों को डायग्राम में। वो रेगुलेट करता है जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी को सेल के अंदर या फिर बाहर का जो आने जाने का जो गतिविधि है, मूवमेंट है, उसको ये पोर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन सब के अलावा न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। यानी कि जो है ये मतलब कि क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा अगर बात करूं तो ये जो है आपका न्यूक्लियोलस से भरा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल होता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क या फिर मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स का हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बना होता है डीएनए से। और ये जो डीएनए होता है वो जो है हेरेडिटरी जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उन सभी को ट्रांसमिट करता है और साथ ही साथ जो है स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे कि बात करेंगे कि सेल के अंदर में किस प्रकार से उसको फंक्शन करना है, कैसे उसका ग्रोथ होगा, कैसे उसका रिप्रोडक्शन होगा, तो ये सारा जो हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखने का काम करता है डीएनए। या फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर ट्रांसफर करने का भी बात करूं, एक सेल से दूसरे सेल में अगर ट्रांसफर करने की बात करूं, तो वो भी डीएनए के जरिए ही होता है, यानी क्रोमोसोम्स के जरिए ही, या फिर कह सकते हैं कि क्रोमेटिन या फिर न्यूक्लियस के जरिए ही होता है। तो मुझे नहीं लगा कि कहीं पर आप लोगों को जो डायग्राम में जरूरत था, तो इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पहले ही मैंने आप लोगों को डायग्राम में चीजों को समझा दिया था और तब मैं पढ़ा रहा था। चलो बात करते हैं न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है। तो हालांकि ये भी मैंने बताया हुआ था, खैर एक बार फिर से बताता हूँ कि न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल के अंदर में होने वाले सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ सेल के साइकिल को भी वही रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस ही। नेक्स्ट अभी भी मैंने बताया था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि जो आपके जो है डाउटर या फिर सन्स होते हैं, तो उनके अंदर में हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम भी न्यूक्लियस के जरिए ही किया जाता है, होता है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेल था उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जानेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर में, ठीक है। वैसे तो बात करूं साइटोप्लाज्म, तो देखो साइटो का मतलब तो सेल होता है और प्लाज्म का मतलब लिक्विड हो गया। तो सेल के अंदर में जो लिक्विड होता है जिसमें कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखो कि साइटोप्लाज्म का जो है डिस्कवरी किसने किया था, तो वो कॉलिकर ने 1862 यानी कि 1862 में किया हुआ था। और ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये एक ऐसा साइट होता है, जगह होता है, जहां पर कि दोनों ही बायोसिंथेटिक और कैटाबोलिक दोनों ही पाथवे
ऑकर होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ध्यान दो कि ये जो साइटोप्लाज्म है, एक सेकंड कहाँ चला गया, चलो, साइटोप्लाज्म जो है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक है साइटोसोल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल। अब जानते हैं कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। देखो, जब साइटोसोल का बात करेंगे तो साइटोसोल जो है वो एक्वस सोल्यूबल पार्ट ऑफ द सेल होता है, जहां पर कि बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन मिल करके और साइटोस्केलेटन को तैयार करते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल का, तो हम लोग बताएंगे कि साइटोसोल के अंदर में, यानी कि सेल का जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में लिविंग पार्ट्स होता है सेल ऑर्गेनेल, जिसका कि शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तीनों ही डेफिनिट होते हैं, और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे, घिरे हुए होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि साइटोसोल क्या है और सेल ऑर्गेनेल क्या है ये आप सभी को समझ में आ गया। अब आगे जो है न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी को वन बाय वन मैं आप लोगों को अगले क्लासेज में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आप सभी को सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में बढ़िया से मैं समझा पाया, आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया है। आप लोग क्वेश्चन आंसर करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।